नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार पुलिस में जो नए सिलेबस क्लास 9 और 10 का ऐड हुआ है उसी पर आधारित नया प्रैक्टिस बुक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का है ना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में सेट नंबर 5 देखेंगे और इस वीडियो से आप नई चीज़ें सीखेंगे और कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से ख्याति जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी पर्वत, मोती और पत्थर ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ख्याति एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि बर्बर का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो बर्बर का विलोम होगा शब्द, है ना। बर्बरता ये क्या हो गया, शब्द, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, पंडित का विलोम क्या होगा, मूर्ख हो जाएगा, और संगत का असंगत हो जाएगा, और बलिष्ठ का विलोम हो जाएगा दुर्बल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गिरधर शब्द में कौन सा समास है। तो गिरधर शब्द में इसमें बहुब्रीसी समास है ना। गिरधर शब्द में बहुब्रीसी समास है। बहुब्रीसी समास किसे कहते हैं कि जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, किसी समास मतलब क्या होता है, जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वो बहुब्रीसी समास कहलाता है। जैसे गिरधर है ना, ये बहुब्रीसी समास है। नेक्स्ट है कि तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ है शरण में जाना। ठीक है, तृण पकड़ना यानी कि शरण में जाना। ठीक है, एक पीछे वाला वीडियो में आया था नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का मुहावरे का अर्थ क्या है, अधिक प्रिय होना। एक पूछा जाता है आपको गाल बजाना। गाल बजाना का इसका अर्थ क्या होता है, डींग हाँकना। बार खाली जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किसी युक्ति का सफल ना होना, है ना, किसी प्लान का सफल ना होना यानी वार खाली जाना। नेक्स्ट है एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि पिछले 4-5 सेट में आपको बता रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग ध्यान रखना है, बस उपसर्ग यानी कि उ से उपसर्ग उ से आगे आता है। ठीक है, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे आकर उसका अर्थ बदल दे उपसर्ग कहलाता है। और याद भी आसानी से हो जाएगा आपको। कैसे याद रख लेना, ऊ से उपसर्ग तो ऊ से आगे, पो से प्रत्यय तब पो से पीछे, प्रत्यय पीछे आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो उपसर्ग पूछा एन वक्त में, तो ये ध्यान रखना है इसका आगे वाला है ना, उपसर्ग यानी आगे वाला, यानी कि एन वक्त, ये पीछे वाला वक्त वाला नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा इसमें। इसमें क्या है एन वक्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एन, पहले आगे वाला। ठीक है, आगे वाला। ठीक है, उपसर्ग यानी आगे वाला एन, एन वक्त में उपसर्ग क्या है एन है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। फिर पूछा कि नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय यानी पीछे। ठीक है, पीछे वाला होगा। तो नैतिक, इक आ रहा है पीछे, पीछे क्या आ रहा है इक, है ना, नैतिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रत्यय यानी पीछे, पो से प्रत्यय, पो से पीछे जो शब्दांश आ रहा है वो है ना, नैतिक का प्रत्यय क्या हो गया, इक हो गया। नेक्स्ट है कि आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाक्य है आप यात्रा ना कीजिए, ना कीजिए के मना कर रहा है ना, ये मना क्या हो गया, निषेध हो गया। तो निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, ये कैसा वाक्य हो जाता है, तो ये होता है इच्छावाचक वाक्य होता है ना। तो ये आसान ही रहता है, आप थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाएं तो आसानी से ये बन जाएगा। अब जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, संकेतवाचक यानी कि जैसे आपको बोल देगा कि वहाँ खतरा है, तो ये आपको संकेत दे दिया। ठीक है, या तो कोई आने वाला है, आपको संकेत दे दिया, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमृतलाल नगर की प्रमुख कृतियां है। तो अमृतलाल नागर की प्रमुख कृतियां कौन सा है, तो महाकाल के लेखक भी ये अमृतलाल नागर, ये बूंद और समुद्र का भी है अमृतलाल नागर, और सुहाग के नुपुर इसका लेखक भी कौन है, अमृतलाल नागर है। यानी इसका आंसर हो गया, ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। यह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो इसमें क्या है, सामान्य वर्तमान काल है ना। क्या ये गायन करती है, तो ताती आप भी पढ़े हुए हैं कई बार, तो क्या वर्तमान की बात हो रही है ना, ये प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है, तो ये सामान्य वर्तमान है कि यह कविता गायन करती है, तो सामान्य वर्तमान काल का ये बात है। नेक्स्ट है कि भारत से हम क्या सीखें, गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था, है ना, भवानी शंकर
त्रिवेदी ने किया है। ठीक है, कौन? भारत से हम क्या सीखें, ये गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ये क्या भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया, याद रखना है। महानायक की उपाधि किसे मिली? तो महानायक की उपाधि मिला है किसको? भारतेंदु को मिला है। ठीक है, याद रखना है, महानायक की उपाधि भारतेंदु को मिला है। अच्छा, महानायक जैसा एक आता है क्वेश्चन आता है कि लोकनायक, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। एक आता है आपको लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य का मतलब किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो लोकनायक और लोकमान्य में, तो याद कैसे रखना है? देखिए, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य, तो किसी को मान सम्मान देंगे तिलक लगा कर देंगे। ठीक है, तो लोकमान्य हो गया तिलक, मान सम्मान यानी मान्य, लोकमान्य हो गया तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और लोकनायक हो गया जयप्रकाश नारायण, और महानायक हो गया भारतेंदु। ठीक है, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र से कुछ पुस्तक का याद रखना आपको, जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, और एक है सत्य हरिश्चंद्र, ये नाटक का लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब इंग्लिश में आता है 12, है ना। इसमें क्या है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेसेस से जैसे आया, आपको टाइम कम है तो बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी साइन हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने का सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी कि दिए हुए प्रश्नों में आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स यानी कि 4 विकल्पों में से आपको चूज द वर्ड विच, वो शब्द चुनना है जो बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द में जो सबसे ज़्यादा उसका समानार्थक है वो आपको बताना है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या सब टोटल नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी साइनोइस का बताना है। तो डेसिमेटेड, डेसिमेटेड का मतलब होता है बर्बाद करना या तो मार डालना, तो डिस्ट्रॉयड मतलब भी होता है नष्ट करना या बर्बाद करना। तो इसका साइन हो गया 2। नेक्स्ट है, इसमें भी टोटल नहीं पढ़ना, अपोजिट पूछा यानी कि इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है, अपोजिट बताना है। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब होता है ओजय यानी जो कभी हारता नहीं है ना, तो इनविंसिबल मतलब हो गया अजय, तो अजय यानी कि अपराजय। तो इसका एंटो अगर पूछा है अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा? अजय कौन होगा? जो बलशाली होगा। ठीक है, जो पावरफुल होगा, तो इसका हो जाएगा पावरलेस। ठीक है, ये हो गया पावरलेस मतलब शक्तिहीन और दुर्बल। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना? करेक्टली स्पेल्ड, एक आता है करेक्टली स्पेल्ड, एक आता है रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड में गलत शब्द को चुनना है, 4 शब्द दिया जाएगा, उसमें एक गलत रहेगा। करेक्टली स्पेल्ड में क्या होगा? सही शब्द चुनना है, यानी कि देखिए डायरिया लिखा हुआ है, डायरिया में क्या कौन सा डायरिया इसमें सही है वो चुनना है। ठीक है, तो करेक्ट में क्या होगा? सही वाला आपको चुनना है। तो इसमें करेक्ट आंसर ये आपका ये वाला डायरिया ये सही है, DIARRHOEA, ये डायरिया सही होता है। ठीक है, डायरिया इसी तरह लिखाता है, डायरिया मतलब अतिसार या दस्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15 में है कि इसमें क्या क्या देखिए, इसमें खाली स्थान भरना है, डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाता है ना, खाली स्थान भरना है ना। विथ ब्लैंक्स आर द फील्ड विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, उपयुक्त शब्द के साथ खाली जगह को भरना है। द एम ऑफ ए पीस काउंसिल इज डैश रेदर देन क्योर, तो यहाँ पर क्या होगा? द एम ऑफ पीस काउंसिल, इसका मतलब क्या होगा? शांति परिषद का उद्देश्य क्या है कि रेदर देन क्योर। देखिए एक कहावत सुनेंगे कि पर जैसे कि गांव लोग में बोलते हैं ना कि दवाई से ज़्यादा बेहतर होता है परहेज। ठीक है, परहेज करना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, द एम ऑफ पीस काउंसिल यानी कि शांति परिषद का इज प्रिवेंशन रेदर देन क्योर, है ना, प्रिवेंशन रेदर देन क्योर, यानी कि इसका मतलब हो गया शांति परिषद का उद्देश्य इलाज के बजाय रोकथाम है ना, इलाज के बजाय रोकथाम बेहतर है। ठीक है, तो रोकथाम इसका कौन सा हो जाएगा? प्रिजर्वेशन यहाँ है, प्रिजर्वेशन यहाँ, प्रिजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण या तो रोकथाम। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि शांति परिषद का उद्देश्य इलाज के बजाय रोकथाम है। नेक्स्ट है, ही गिव्स एवरीवन डैश द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रैक्टिस, तो इसको क्या आप आसानी से एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। देखिए ही गिव्स एवरीवन, वो सभी को देता है, क्लास क्या अपॉर्चुनिटी मौका, फॉर द प्रैक्टिस करने के लिए सभी को मौका देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, ही गिव्स एवरीवन इन द क्लास, यानी कि क्लास में वो सभी लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मौका देता है ना। तो आप दिमाग में तुरंत आ जाएगा हम इन ही होगा, क्लास में देता है वर्ग में, अब क्लास पर नहीं देता, ये नहीं होगा ना, क्लास का नहीं देता, क्लास ये वाला सही होगा, सूटेबल सबसे ठीक सूटेबल यही है ना। ही गिव्स एवरीवन इन द क्लास
यानी कि क्लास में सभी लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका देता है। इसका आंसर 2 हो गया इन। नेक्स्ट है आइटम और फ्रेज, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइटम और फ्रेज यानी कि मुहावरा इससे पूछा जा रहा है, ठीक है। आइटम और फ्रेज मतलब इसमें क्या है, बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जिसका वर्णन करना कठिन हो, ठीक है, जिसका वर्णन करना कठिन हो, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, है ना, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ भी सब्स्टिट्यूटेड मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, अन एक्ट व्हेन पीपुल वोट ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रेदर देन वोटिंग फॉर ए पर्सन। यानी इसमें कहना है कि ए अन एक्ट मतलब ऐसी क्रिया जब लोग है ना वोट इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन, यानी कि किसी डिसीजन किसी खास सब्जेक्ट या नीति पर वोट करता है, और किसी आदमी को वोट देने से ज़्यादा अगर किसी डिसीजन और किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर अगर वोट करता है तो वो कहलाता है जनमत संग्रह कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह। नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा कि यहाँ है कि जम्बल्ड पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि ये सेंटेंस अरेंजमेंट रहता है। इसमें क्या है, सेंटेंस दे देगा आपको 4 को, और इसमें सजाना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या है, इसको जो पढ़िएगा तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ है लिटल डिड सी नाउ, ठीक है, लिटल डिड सी नाउ, ये जैसे आपको लगेगा जैसे यहाँ आगे है बट ऑल द मनी, तो बट ऑल द मनी ये पहले सेंटेंस में नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये मना कर रहा है ऑल, कोई इसके बारे में द मनी के बारे में पहले कहीं चर्चा हुआ है किसी सेंटेंस में, उसके बारे में बोल रहा है बट ऑल द मनी सुन वेनिस्ड, है ना, लेकिन सभी जो पैसे हो जाएगा वनिस्ड हो जाएगा इनटू द बॉटम लेस पिट हाउस होल्ड नीड्स, यानी कि मनी के बारे में पहले चर्चा हुआ। तो देखते हैं आगे कहाँ मनी का चर्चा हुआ। देखिए इसमें क्या, आई रिटर्न होम विथ माई पॉकेट्स फुल ऑफ माई ईयररिंग्स, मतलब क्या, मैंने अपनी पूरी कमाई घर में दे देता हूँ, ठीक है। तो ईयररिंग यहाँ हुआ, ठीक है, तो इसके पहले ये वाला आएगा ना, ईयररिंग के जो अपने कमाई का चर्चा हुआ बट ऑल द मनी सुन बनेस्ड, लेकिन सारे पैसे क्या होता है, खर्च हो जाता है, ठीक है। तो यही सी के पहले बी आएगा, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। सी के पहले मतलब बी के पहले सी आएगा, ठीक है, बी के पहले सी आएगा तब उसके बाद बी आएगा, बी के पहले सी। तो बी के पहले सी किस में है, बी के पहले सी एकमात्र ऑप्शन 2 में, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें क्या है, वाई नाउ द विनर्स बिल हैव बीन फेलिसिटेड, है ना, बिल हैव बीन फेलिसिटेटेड। तो ये क्या है, पैसिव में दिया हुआ, ठीक है, एक्टिव में इसको बदलना है। देखिए बिल हैव बीन जो है ये पैसिव में, ये बताता है कि पैसिव में, बाय लगा हुआ ये बताता है कि पैसिव में, एक्टिव में बदलना है। तो बिल हैव बीन तो रहेगा ही, बिल हैव रहेगा, बीन ये हट जाएगा, ठीक है। जब इसका एक्टिव बनाएंगे तो बीन हट जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, और बाय भी हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन से क्या था, छांटने में आसानी होता है ना, वो आसानी से बनता भी है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या, बिल हैव बीन अगर जिसमें है तो वो नहीं होगा, ठीक है, और बिल हैव होना जरूरी भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे बिल हैव यहाँ हटा दिया है तो इसमें आंसर नहीं होगा, बिल हैव का हैव गायब होगा ही नहीं, है बिल हैव रहेगा, बिन सिर्फ गायब होगा। और जैसे यहाँ दे हैव दिया है, बिल गायब कर दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब बिल इसमें दिया हुआ दे बिल हैव बिन, बिन इसमें गायब होना चाहिए, बिन इसमें दिया हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा सही, दे बिल हैव फेलिसिटेटेड द विनर्स बाय नो। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, और यहाँ पर क्या मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, रूट एंडर 269 दिया हुआ है माइनस रूट एंडर 169 है, ठीक है। तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। 13 जब 269 में घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, और 6 में से गया 5, और 256, और 256 रूट एंडर में है, 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 16 हो गया। नेक्स्ट है कि 2 पाइप P तथा Q टंकी को क्रमशः इतना देरी में भर सकता है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 पाइप इतने देर में ए बी बटा ए प्लस बी। तो ए बी करिए, अब बटा में ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 20 30 50। तो 5 से इसको काट दिए, 0 से ये 0 चला गया, 5 से इसको काट दिए 4 बार में, तो 4 दिए 12 घंटा, है ना, 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
यदि एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और फिर 30% की छूट देता है तो क्या होगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है कि थोड़ा सा बढ़ाया और फिर कम किया तो ए बी फार्मूला पर बन जाता है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हुआ 40% बढ़ाया 40 लिख दीजिए, फिर 30% छूट किया तो माइनस किया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। कम छूट किया तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ ए बी यानी कि 40 गुना 30 बटा 100, इसको कैलकुलेट करिए आंसर आ जाएगा। यहाँ नीचे 2 शून्य है, 2 शून्य ये चला गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया 4 12, ये हो गया 12, ठीक है। अब क्या 40 में से 30 चला गया 10, ठीक है। 10 में से 12 जाएगा तो -2 यानी कि 2% हानि होगी, माइनस में यानी हानि होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए 5 क्रमागत संख्या, एक तो तरीका है ये कि पहली संख्या मानिए x, फिर सम संख्या है तो x + 2, फिर x + 2 + 2, इस तरह से लेंदी हो जाएगा। बनाना कैसे, शानदार तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से कि देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, जब क्रमागत संख्याओं का औसत रहता है ना तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि उदाहरण से समझाते हैं आपको 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। तो ये क्रमागत संख्या, इसका औसत क्या होगा तो बीच वाला होगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। 5 संख्या है तो 2 इधर है और 2 इधर है, बीच वाला इसका औसत होगा। करके देख लीजिए, देखिए 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, टोटल क्या हुआ 15। औसत की संख्या कितनी है 5, 5 से भागा दीजिए, देखिए 5 3 15, ये आया 3, ठीक है। तो कभी भी आप चेक कर लीजिएगा जब क्रमागत हो, या तो 2 2 बढ़ता जाए या 3 3 बढ़ जाए, क्रमागत हो जब बढ़ते या तो 1 1 बढ़ता जाए तो बीच वाला ही उसका औसत होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इसमें एक चीज़ आइडिया इसमें दिमाग में आ गया कि 5 क्रमागत सम संख्या है तो औसत उसका 42 यानी बीच वाला है ये, ठीक है। तो बीच वाला ये है और सम संख्या क्रमागत यानी कि आगे बढ़ेगा ये, तो टोटल 5 है तो 2 इधर है और 2 इधर है, ठीक है। तो ये पूछा सबसे बड़ी, तो आगे जाना है तो 42 2 44 2 46, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 46 इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर में देखिए ऑप्शन में कहाँ 46 है, 46 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो अगर समझ में ना आए तो क्वेश्चन का बारे में आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर जिक्र करिएगा, उस टाइप के हिसाब अगर अगली सेट में आए तो आपको बहुत अच्छे से 2 2 बार समझाएंगे, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना, अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट इसमें क्या, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए पहली प्राकृतिक 15 प्राकृतिक हो या तो 20 प्राकृतिक हो, इसका पहले योग तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 हो लगातार तो योग निकालते हैं n × n + 1 बटा 2, ठीक है। तो योग निकालते हैं और समांतर माध्य यानी औसत, ठीक है। औसत निकालते कैसे, टोटल संख्या जितना है उसका योग अब बटे किए को संख्या है, ठीक है। तो इसमें टोटल योग तो ये निकल जाएगा और टोटल संख्या कितना 15, तो 15 से भागा देंगे आंसर आ जाएगा। तो 15 प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 लगातार, ठीक है। तो 15 प्राकृतिक संख्या है तो इसका कुल योग क्या हो जाएगा n × n + 1 यानी कि 15 प्लस 15 × n + 1 यानी कि 15 1 16, n × n + 1 बटा 2, और संख्या कितनी है 15, 15 से भागा दीजिए तो औसत देखिए कुल योग हो गया है, औसत निकालना है 15 से भागा दे दीजिए तो ये औसत निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो 15 से 15 गया और 2 से ये 8 दूनी 16, आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि एक मध्यम और सममित बंटन में बहुलक और माध्य के क्रमशः इतना, यानी बहुलक ये दिया हुआ है और माध्य ये दिया हुआ है, तो बंटन की माध्य का ज्ञात करिए। इससे कई क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन सब बन जाएगा। एक सूत्र याद रखना है, हल्का वाला सूत्र है, क्या है तो देखिए इसको याद रखना है, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध है। तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। अब ये सूत्र आपको याद भी रहे हमेशा और इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि पहले 3 माध्यिका होगा कि पहले 2 माध्य होगा। अगर देखिए क्या होता है अभी याद किए, थोड़े दिन अगर छोड़ते हैं थोड़ा भूल जाते हैं, इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो इसको याद कैसे रखना है। देखिए एक तो बहुलक हो गया, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका। देखिए माध्यिका शब्द में बड़ा है और माध्य क्या है शब्द में छोटा है, तो माध्यिका बड़ा है तो बड़का 3 वाला है ना, 3 माध्यिका, और छोटा है तो छोटका 2 माध्य, ठीक है। माध्य शब्द में छोटा है तो ये 2 वाला होगा 2 माध्य, और छोटका क्या होगा हमेशा घटेगा है ना, छोटका घटाएंगे ना बड़का में से तो ये माइनस में होगा। यानी कि इसका सूत्र क्या हो गया बहुलक बराबर 3 माध्यिका है ना, माध्यिका पहले बड़ा है तो बड़ा वाला आएगा 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। तो ये याद आपको हो गया होगा, ठीक है। तो याद रखना है बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। अब इसको सूत्र से बना लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए क्या निकालने बोला है, माध्यिका निकालने बोला है। तो बहुलक बराबर होता है, तो बहुलक का मान कितना दिया हुआ है 12.5। ठीक है, तो 12.5 दीजिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका। तो 3 माध्यिका, माध्यिका ही तो बोल रहा है निकालने। ठीक है, तो मान लेते हैं 3m कर लेते हैं। ठीक है, माइनस 2 माध्य, तो माध्य कितना दे ये, और 2 माध्य यानी कि 2 से इससे गुना कर दीजिए, तब 15 दूनी 30.4 आ जाएगा। 30.4 आ जाएगा ना, 30.4। ठीक है, तो अब निकालना क्या है आपको, माध्यिका। तो ये जो माइनस में 30.4 इधर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 12.5 और 30.4 कितना हो जाएगा, देखिए 12 और करिएगा 30 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 42, और 0.5 और 4 क्या होगा 9, 42.9, और 3 से काट दीजिए। तो 3 से काटेंगे 4 तिया 42 और 3 तिया 9, यानी 14.3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा, और इस तरह के हिसाब आए तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कितने समय वर्षों में 9,000 रुपये की राशि 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 13,500 रुपये हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या समझना है, देखिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि साधारण ब्याज इसको मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये क्या है, मूलधन है, मूलधन है। ठीक है, और 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितना हो गया, यानी कि टोटल ये मिश्रधन हो गया ये। ठीक है, टोटल है ना, ब्याज और 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ये ब्याज मिलाकर टोटल ये मिश्रधन हुआ। ठीक है, टोटल मिश्रधन हुआ। तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज होगा 9,000, इसको हटा दीजिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी कि 4,500, 4500 ब्याज हो गया। ठीक है, ब्याज हुआ कितना 4500। अब ऐसे निकालिए, देखिए 9,000 मूलधन है, 9,000 मूलधन का 5% के दर से टाइम पूछा था, टाइम मान लीजिए कितना टी। ठीक है, कितना ब्याज हुआ 4500, बराबर 4500 कर दिए। मूलधन का 9,000 का 5% से टी समय में इतना ब्याज हुआ। अब देखिए परसेंटेज से 2 शून्य काटिए, परसेंटेज से 2 शून्य कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज मतलब बट्टे में 100 आता है, तो ये 2 शून्य ये चला जाएगा। ठीक है, 1 शून्य और ये बचा, 1 शून्य और ये खत्म कर दीजिए। अब क्या बचा 9 5 45, और यहाँ कितना है 45 और 1 शून्य है, 45 से काट देंगे इसको, तो 45 दें 450, यानी कि ये 10 बच जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। टी बराबर आ गया 10, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 10। नेक्स्ट है कोट थीटा बराबर है √6, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखिए इसको बनाना है, तो क्या दिया कोट थीटा में दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हम कोट थीटा में पहले बदल देते हैं तो आसानी से बन जाएगा, ऐसे क्या लेंदी होगा काफ़ी। तो कोट थीटा में बदलेंगे, क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा से गुना कर भागा दे देते हैं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा से भागा देंगे ऊपर और नीचे। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा से अगर भागा दीजिएगा दोनों में ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा, इसमें भागा देंगे तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, अब बटे कोसेक स्क्वायर दोनों में भागा होगा। ठीक है, ऊपर भागा देंगे दोनों में होगा प्लस में, क्योंकि तो सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा कॉपी पे नोट करते जाइएगा ना, तो आपको थोड़ा सा क्या होगा समझने में आसानी होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, इससे कोसेक स्क्वायर थीटा से भागा दिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अब बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज़ क्या करिएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको जब ऊपर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस ये वाला ऊपर कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अब बटा ये सेक आ जाएगा नीचे तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह नीचे भी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सेम है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा और बटा कोसेक स्क्वायर थीटा सेम है, तो यहाँ क्या होगा नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कैलकुलेट होके थोड़ा सा छोटा होके क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं एक बार, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब बट्टा में आया है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये छोटा होके ये आ गया। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोट थीटा बराबर ये दिया हुआ है, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बटा में हो जाएगा, है ना 1 बटा रूट, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, तो 1 बटा √6 हो जाएगा।
तो 1/√6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस, फिर वही चीज़ें सेम है 1/6 हो जाएगा। अब क्या होगा 6 का ये 6, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, है ना, भीम का जोड़ 6 का ये 6 और एक 7/6 ऊपर में हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 6 में से एक गया 5/6, तो उल्टा कर दीजिए तो 6/5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 7/5 इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं कहाँ है 7/5, ऑप्शन नंबर 3 में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि त्रिभुज ABCD में D और E क्रमशः AC और AB भुजाओं पर बिंदु है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं त्रिभुज क्या ABC। तो इसको देखिए आप कॉपी रखिएगा थोड़ा, क्योंकि स्पेस कम है ना, तो आप कॉपी साथ में रखें तो आसानी से आएगा समझ में। देखिए यहाँ त्रिभुज पार दिए A B और C। ठीक है, अब क्या AC पर है ना, देखो क्या बोला D जो है ना AC पर है, AC कहाँ है यहाँ, तो यहाँ D कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ है E जो है AB पर है, यानी कि E यहाँ कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और क्या बोला कि जहाँ कोण ADE, कोण AD यहाँ D, कोण ADE ये वाला, ठीक है, ये कोण ADE बराबर में है कोण B। ठीक है, इस टाइप के अगर जब भी दे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के जब हो ना कि ये कोण और ये कोण बराबर हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये रेशियो हो जाता है, क्या मालूम, ये भुजा में रेशियो हो जाता है। जैसे BC ये बड़का है और ये छोटका है, ये DE, तो यानी कि ये बट्टा ये हो जाता है। फिर में आपका AC ये जो है ये बड़ा AC बट्टा आपका AE हो जाता है ना, ये वाला बड़का भुजा बटा छोटका, है ना, बड़का बटे छोटका, इसमें संबंध हो जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, देखिए BC बड़का बटे छोटका, फिर ये वाला बड़का बटे ये छोटका, और एक संबंध हो जाता है ये वाला AB टोटल ये बड़का अब बटे कौन छोटका, ये वाला AD छोटका, क्योंकि ये कोण और ये कोण ऐसे बराबर दिया है। ठीक है, तो ये भुजा और ये बटा ये भुजा होता है। ठीक है, फिर इधर से ये भुजा और उल्टा ये भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम लोग करेंगे क्या, निकालना हमको क्या बोला है AD, यानी कि ये वाला निकालना है। ठीक है, तो AD वाला लेंगे, तो ये दिया हुआ है कौन कौन मालूम, तो आपको अगर देखिएगा तो BC दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में BC आपको दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है, तो BC दिया हुआ है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए BC 9 दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से ऐसे कर देते हैं, BC 9 दिया हुआ है। ठीक है, और DE जो है DE यानी कि यहाँ D था यहाँ E था, DE दिया हुआ है कितना, DE दिया हुआ 6 है ना, DE 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये BC बट्टा DE यानी कि 9/6, और निकालना कौन सा है हमको AD, तो यानी इस ये वाला लगाएंगे, यानी कि ये वाला क्या होगा, ये वाला ये भुजा अब बटा ये भुजा होगा, बड़का बटे छोटका, तो AB कितना है, तो निकालना हमको AD है ना, तो दिया हुआ कौन है पहले उससे लेके लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा काम। देखिए AE दिया हुआ यहाँ, क्योंकि AB दिया हुआ नहीं है, यहाँ दिया हुआ क्या AE दिया हुआ 8 ये वाला है ना, AE 8 दिया हुआ है, और CD 3 दिया हुआ है। CD कहाँ है, तो ये है CD, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये बड़का बटे छोटका ये कर दिए। अब फिर करते हैं कौन AC, ये वाला AC ये बड़का बटे, क्योंकि दिया हुआ ये वाला AE। ठीक है, AE दिया हुआ है, तो AC बराबर में AC बट्टा AE यानी 8 दिया हुआ है, तो AC हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, AC निकल जाएगा, तो यहाँ क्या करते हैं, 9 इसको गुना AC निकालेंगे तो ये वाला गुना हो जाएगा, ये 9 × 72, अब 72 को 6 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 हमारा AC टोटल निकल गया। अब पूछा हमको AD, तो 12 ये 3 दिया हुआ है, तो 12 में से 3 घटा दिए तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो यहाँ से 2 सूत्र याद रखना है, आपको हिसाब बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है x + y + z बराबर इतना दिया हुआ है इतना, तो इसमें 2 सूत्र याद रखना है। कौन कौन सा, एक होता है कौन सा होता है x² + y² + z² माइनस ये वाला जो है -3xyz बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस होता है xy - yz
माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला एक हो गया। और एक फार्मूला याद रखना कौन, ये वाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला दोनों याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या आपको, ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला निकालना है। तो ये वाला निकालने के लिए आपको इस सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, ये बराबर क्या दिया हुआ है, इसका बराबर सूत्र हो जाता है आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये निकालना है आपको। दिया हुआ क्या, ये वाला दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला अगर निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला निकाल लेते हैं तो बन जाता है। एक ये तरीका हो गया, और एक ये तरीका होता है कि इतना बराबर ही मालूम, इसको जो है ये जो ये है ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या लिख सकते हैं मालूम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ये वाला लिख सकते हैं -3, है ना, -3 कर देंगे, -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो वही होगा, -3 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड वाई हो जाएगा। ठीक है, जेड एक्स। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं। तो अब क्या बन जाएगा आसानी से, कैसे, देखिए इसका मान दिया हुआ है 2। ठीक है, अब इसका मान भी दिया हुआ 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब माइनस करते हैं 3 इंटू ये, 3 इंटू कौन, ये वाला एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये क्या हुआ, माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस होना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 करते 33 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो अब ये बन गया 33 4 कितना होता है 37, 37 दूनी 74। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, 74 हो गया। नेक्स्ट है, अब रीजनिंग का प्रश्न आ गया कि इसका मान क्या होगा। तो P दिया हुआ है। ठीक है, P से क्या किया, P देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा जब आपको लेटर जो है ना, अल्फ़ाबेटिक लेटर सब कौन सा किसने नंबर पर याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे A कितना है, Y कितना है, Z कितने नंबर पर है, E कितने नंबर पर है, सब P कितने नंबर पर है, तो ये सब पूरा कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 16 पर है, 16 माइनस 2 हुआ। ठीक है, तो 14 हुआ, माइनस किया 15 में, ये माइनस 2 किया तो 13 हुआ, 13वें स्थान पर M है। फिर S है 19 में, 19 में माइनस 2 किया तो ये 17 पर आ गया Q। और T है 20, 20 में से ये -2 गया तो 18 पर आ गया। ठीक है, R है 18, 18। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये -2 सब में कर रहा है, तो उसी प्रकार -2 कर देंगे, H -2 करेंगे, F U -2 करेंगे तो 19 पे आएगा S। और N है 14 पर, -2 करेंगे तो L आएगा 12, और T -2 करेंगे तो आएगा R, यानी कि 18 18 पर आएगा, तो F S L R। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में प्रश्न में विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो एक आपने थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा तो अपने से बनते जाएगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, A+2 किया है। ठीक है, यानी 1 2 3 अब +3 किया है तो 6 हुआ। ठीक है, इसमें क्या किया, 10 2 12 और 4 16। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, 8 18 2 20 3 23। देखिए इसमें +2 +3 किया, इसमें भी देखिए +2 +3 किया है, ये दोनों जैसे मिल रहा है। फिर इसमें भी +2 9 और +3 12, तो ये तीनों एक जैसा है ना, +2 +3, ये वाला अलग है। इसमें क्या किया, +2 और +4 कर दिया, तो इसका आंसर 2 हो गया, ये विषम है। नेक्स्ट है, इसमें लुप्त संख्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में क्या है, 4 2 6 और 6 2 8 8 2 10 10 2 12 हो जाएगा, 12 L 12। नेक्स्ट है, इसमें त्रिभुज कितना है बताना है, तो 1 2 और फिर एक ये ले लीजिए 3 और एक 4, तो इसमें त्रिभुज कितना हो गया, तो 4 ही त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इसमें आकृति को पूरा करें, है ना, प्रतिरूप आकृति को पूरा करें। तो एक चीज़ है ध्यान देखना, देखिए कभी कभी ऑप्शन से भी है ना कुछ आइडिया आता है। ठीक है, ऑप्शन को भी इस टाइप के क्वेश्चन में देखना चाहिए। देखिए इसमें क्या है,
ये वाला जो है, ये वाला और ये जो है, एक चीज़ देखेंगे थोड़ा सा कॉर्नर से हल्का सा फर्क है, ठीक है। ये हल्का सा स्पेस है यहाँ, दोनों साइड देखेंगे हल्का सा स्पेस है, कोने में सटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो कोने में सटा हुआ पहले उसको छांटेंगे, कोने में ये सटा हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। और ये वाला क्या, दोनों पूरा फर्क है, देखिए यहाँ है ये, जबकि यहाँ हल्का सा यहाँ रहना चाहिए था, ये भी नहीं आंसर होगा। और इसमें क्या बीचा में ये वाला दे दिया, तो ये वाला तो है बीचा में कटम कुटी वाला है नहीं, सिंपल में है ना, दो गो ये स्क्वायर जैसा है और एक ये लाइन है और एक ये ऐसा है, तो बीचा में ये कटा कुटी वाला होगा नहीं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। इसमें क्या है कि देश एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। तो देश के भीतर जो है उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जीडीपी कहलाता है ना, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है ना, जीडीपी कहलाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है, तो लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला है, ठीक है। लोकसभा से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सब एक साथ रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर था। देखिए अगर आप सेट बनाने का मस्त तरीका यही होता है कि आप सेट ये बनाएं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड इसमें जो ये बताता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये भी पूछा जाए। इसलिए सेट प्रैक्टिस करने का सबसे शानदार बेहतर तरीका यही होता है, और आप एक्सेलेंट कर जाते हैं, आपका परीक्षा में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। कैसे, जब आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न का एक साथ रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करना और जो नई चीज़ें याद करना, जो नहीं है वो जानना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसलिए सेट मारना, सबका आंसर देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को समझना, याद करना और भूले हुए चीज़ों को रिवीजन करना, ठीक है। तो लोकसभा से जो प्रश्न आता है यहाँ पर आपको रिवीजन करवाते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी, वो अपने बिहार की थी, सासाराम में इनका जन्म हुआ था मीरा कुमार का, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है, ठीक है। अच्छा यहाँ बात आइए, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष ये जो करता है प्रश्नों की स्वीकार्यता, और क्या करता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। बुलाता है राष्ट्रपति, है ना, संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अति महत्वपूर्ण याद रखना है हमेशा आपको। नेक्स्ट है कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर देश ने हमला किया था, तो चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था, तो ये किया था मलिक काफूर ने किया था, ठीक है। मलिक काफूर कौन था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, और इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। चोल वंश का आपको मुख्य कौन है, उसका संस्थापक ये पूछा जाएगा, तो बता देना है क्या, विजयालय, चोल वंश का संस्थापक विजयालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है, तो शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। NH1 को राष्ट्रीय क्या कहा जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। शेरशाह से और क्या याद रखना है, तो शेरशाह सूरी से याद रखना है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में, ठीक है, याद रखना है सासाराम में। और पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने ही बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, देश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। तो जैसे ही सोमनाथ शहर आया तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए महमूद गजनबी, है ना। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, महमूद गजनबी ने लूटा था, ठीक है। 1026 में ये पूछा है, तो ये महमूद गजनबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महमूद गजनबी से और क्या याद रखना है आपको, तो महमूद गजनबी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार ये आक्रमण किया था। पहली बार आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, ठीक है। और याद रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दोनों याद रखना है। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया। पहली बार आक्रमण इसने किया था 1001 ईस्वी में, और सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो महमूद गजनबी ने लूटा था। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेट किया हुआ काफ़ी सभी प्रश्न हैं, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं उसके हर पॉइंट पर ध्यान रखना है, हर पॉइंट को याद रखना है। किसी भी एग्जाम में देते हैं आप एक्सेलेंट करके आएंगे, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन ये आएगा आपको कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है? तो नहाबा सोबा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है, जो कि मुंबई में महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नहाबा सोबा इसका पहले नाम था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बंदरगाह से कुछ प्रश्न रिवीजन कर लेते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ दे तो वो है मुंबई बंदरगाह, ठीक है। अच्छा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो किस राज्य में बंदरगाह, ये भी पूछा जाता है। तो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। याद कैसे रखना है? देखिए दीप है ना, पारादीप यानी दीप, दीप जलता है तो क्या है, वो जो लो क्या उड़ता है, ठीक है, उड़ता है, यानी दीप जैसे आएगा तो उड़ीसा है ना, रिलेट। देखिए इस टाइप से आपको याद करवाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आपका सभी एग्जाम जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख के आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि इसका आंसर यही होगा। पारादीप जब भी आएगा आप देखिएगा तो दिमाग में आ जाएगा कि पारादीप बंदरगाह यानी कि दीप उड़ता है यानी उड़ीसा में, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आपको कि मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में है ना, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में है? तो यहाँ से रिलेट करके यहीं से याद रखना है, गाँव यानी गोवा में, गाँव यानी गोवा में, ठीक है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह है कहाँ है? तो ये गुजरात में। याद कैसे रखना है? देखिए गुजरात, रात यानी रात में कांड हो गया, रात में कांड हो गया। जब भी कांडला आएगा दिमाग में तुरंत वहाँ ऑप्शन में आप टिक कर दीजिएगा कि कांडला यानी कांड हो गया गुजरात में, है ना, गुजरात में ये बंदरगाह है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदने और उसी समय किसी दूसरे बाजार में ऊंची कीमत पर वैसी ही संपत्ति को बेचने को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो इसे अंतरपरण कहा जाता है ना, अंतरपरण कहा जाता है। अब अर्थशास्त्र की बात आई है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और करेंट अफेयर में याद रखना है, अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। याद हमेशा कैसे रहेगा? तो क्लाउडिया गोल्डिन, गोल्डिन मतलब क्या? गोल्ड। अर्थशास्त्र, आपका अर्थशास्त्र जो है मजबूत रहेगा जब आपके पास गोल्ड रहेगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? गोल्डिन को मिला है, अमेरिका की है ये। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो क्या है क्वेश्चन, फिर से ध्यान समझना है। संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 105 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 105 में किया गया है। अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको याद रखना क्या है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में, ठीक है। कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। और दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, कलुमार शिखर देश पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है। तो कलुमार शिखर ये विंध्य पर्वत श्रृंखला में ये उच्चतम बिंदु है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और रही बात ये जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच है मालूम? ये है नर्मदा और ताप्ती के बीच है। याद कैसे रखना है? नाश्ता है ना, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इसकी ऊंची चोटी है क्या? धूपगढ़ है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी पूछा जाता है ना कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर। याद कैसे रखना है? देखिए अरावली पर्वत क्या सबसे प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन एक होता है ना कि सबसे प्राचीन है, पुराना, तो गुरु है वो, है ना, तो गुरु जैसा है वो हो गया, ठीक है। तो अरावली पर्वत क्या है? सबसे प्राचीन है, इसका ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है कि देश बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है हिमस्खलन कहलाता है ना, हिमस्खलन। बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बहुत बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से गिरता है, तो हिमस्खलन कहलाता है। नेक्स्ट है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है ना, MP लेड्स को दिसंबर डेस में पेश किया गया था। तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कब पेश किया था? तो ये 1993 में ये पेश किया था, ठीक है, 1993 में पेश किया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ पढ़ने का तरीका शानदार आपको बताते हैं कि जब भी ईस्वी वाला क्वेश्चन है ना, तो आप कोशिश करिएगा कि उसी ईस्वी में और कोई अगर महत्वपूर्ण घटना है तो उसको कहीं से भी खोज कर लाना है और उसको साथ में याद रखना है, ठीक है, उसको रिलेट कर लेना ना, रिवीजन करना है। और जैसे 1993 से एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रिवीजन कर सकते हैं, क्या है? तो भारत में जो संवैधानिक तौर पर पंचायती राज
व्यवस्था कब लागू हुआ, है ना, पंचायत को संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला, कब से लागू हुआ, तो ये 1993 से ही लागू हुआ था ना। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, और ये संवैधानिक तौर से ये लागू हुआ था कब, 24 अप्रैल 1993 से ही, ठीक है। ये अधिनियम था 1992 लेकिन लागू हुआ था 1993 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 24 अप्रैल से ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तो दो कुछ चीज़ें हो गया है ना, एक तो हो गया संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना, ये भी याद रहेगा और वो भी याद रहेगा, पंचायती राज लागू हुआ 1993 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में है कि एक डैश स्टॉक जो एक बड़े सुव्यवस्थित वित्तीय रूप से समृद्ध कंपनी जो बहुत वर्षों से चल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लू चिप, है ना, ब्लू चिप, है ना, एक ब्लू चिप स्टॉक जो बड़े सुव्यवस्थित वित्तीय रूप से समृद्ध कंपनी जो बहुत वर्षों से चल रही है ना, इसका करेक्ट आंसर ब्लू चिप हो गया। नेक्स्ट है कि संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों का उठाने की अनुमति दी जाती है, तो कितने मामले आप प्रतिदिन उठा सकते हैं, तो 20 मामले, है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, 20 मामले हो गए, ठीक है। अब रही बात क्या, शून्यकाल। शून्यकाल का अवधि कितना होता है, मतलब 1 घंटे का होता है। शून्यकाल कब से कब तक होता है, तो 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है, ठीक है। और शून्यकाल की जो अवधि होती है वो प्रश्नकाल के बाद होता है। नेक्स्ट है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत देश राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, तो ये किया गया था जिम कॉर्बेट में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ, 1973 में हुआ था, ठीक है। और किस राष्ट्रीय उद्यान से, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुआ था। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कुछ याद आ रहा है, एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है, ठीक है। कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या था, हेली गंगा नेशनल पार्क था, ठीक है, हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। और फिर इसका नाम रखा गया क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब नया नाम इसका क्या रख दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। अच्छा, ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, ये सोचकर बताइए भितरकनिका कहाँ है। थोड़ा पानी पी लेते हैं ना, कमेंट कीजिए कि भितरकनिका कहाँ है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है, ये उड़ीसा में है ना। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, और ये संजय गांधी अपना एक चिड़ियाघर जो है ना पटना में, तो उसको संजय गांधी जैविक उद्यान कहा जाता है। ये कहाँ, पटना में। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है, तो ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 1757 की देश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की, तो 1757 की कौन सा लड़ाई हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और इस युद्ध के बाद है ना अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल किया था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था, सिराजुद्दौला नवाबों का नवाब था ये, है ना। और इसमें विजयी कौन रहा, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट है पानी में आसपास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो इसे द्वीप समूह कहा जाता है ना, याद रखना है, द्वीप समूह। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया है, तो आदि ग्रंथ को संकलित किसने किया था, तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था मालूम, तो इसकी हत्या करवाया था किसने, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था जहांगीर ने, ठीक है। और ये आदि ग्रंथ की रचना किया था कब, 1604 ईस्वी में, ठीक है। सिख धर्म के बारे में जानते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक कौन था, सिख धर्म के संस्थापक स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था, ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, देखिए गुरु नानक देव का जन्म याद रखना है, हमेशा आपको रट के रखना है। और एक गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये रट के रखना है, ठीक है। तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में, और कहाँ हुआ था, दोनों याद रखना है। तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था ननकाना साहिब, यानी कि अब है नाम है इसका ननकाना साहिब, लेकिन पहले था क्या, तलवंडी, ये कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये गुरु नानक देव का हो गया। और गुरु जो है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1666 में हुआ था,
1666 कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था, ठीक है, पटना में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन और रिवीजन करते हैं। जैसे गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाया था जहांगीर, और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। देखिए गुरु अर्जुन देव पहले आता है 5वें नंबर पर, तो मुगल काल में भी पहले आता है जहांगीर, तो उसने जहांगीर ने हत्या करवाया, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करिएगा तो याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। गुरु तेग बहादुर बाद में आता है, 9वें गुरु है, तो उसके बाद वाला जो मुगल शासक है औरंगजेब ने हत्या करवाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा? तो गुरु रामदास ने रखा था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह से 2-4 क्वेश्चन और याद रखना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिहार के लिए खास करके एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको याद है 22 दिसंबर 1666 में हुआ था पटना में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और फारसी कहाँ से सीखा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आनंदपुर में हुआ शिक्षा और फारसी सीखा था, आनंदपुर साहिब में, जो कि पंजाब में है, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, 1699 में किया था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि उर्सा है ना, उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो उर्सा मेजर जो नक्षत्र को, तो इसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है भारत में। नेक्स्ट है लोकसभा के देश नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है। तो लोकसभा के 223 है ना, अनुच्छेद जो 223 नियम है, नियम 223 जो है नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों में से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 200, ये नियम जो है 223 इसका आंसर है, ठीक है। तो लोकसभा की बात आई, बिहार में लोकसभा की सीट संख्या कितनी है मालूम? बिहार में लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट कितना है? तो 16 है। बिहार में विधानसभा सीट संख्या कितना है? 243 है। बिहार में विधान परिषद सीट संख्या कितनी है? तो 75 है। अच्छा, सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है, 80 है। सबसे अधिक विधानसभा सीट भी पूछे तो उत्तर प्रदेश का 403 सीट है। नेक्स्ट है कि एक डैश नदी का चौड़ा छोर जो समुद्र से मिलता है, तो ये क्या है? ये है नदी मुख, यानी कि मुहाना, जो नदी का चौड़ा छोर है जो समुद्र से मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो नदी मुख है, मुहाना है, तो यानी कि एस्चुरी, ये एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा और तापी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि नर्मदा और तापी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है कि डैश वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ता है। तो वो कौन सी वस्तु है? ये गिफेन वस्तु होता है, जिसका गिफेन वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ता है। देखिए कैसी वस्तु है जो मूल्य बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा? तो ये सब क्या होता है? मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, काफ़ी सस्ता रहता है। जैसे गिफेन मतलब घटिया वस्तु, काफ़ी सस्ता, जैसे नमक है, इसका कत्तो दाम बढ़ा देगा, लेकिन जब दाम इसका बढ़ेगा तो मांग भी इसका बढ़ेगा, है ना। नमक, चावल, रोटी, ये सब क्या है? ये सब गिफेन वस्तु में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या होता है? मूल्य बढ़ने से मांग बढ़ता है ना, समानुपाती होता है। नेक्स्ट है शिकागो यूएसओ में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिकागो जब भी नाम आए, विश्व धर्म सम्मेलन याद आना चाहिए। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद ने ये शामिल हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया, है ना। काफ़ी फेमस हुए थे, काफ़ी खूबसूरत ये भाषण दिए थे ना स्वामी विवेकानंद। ये कब शामिल हुए थे धर्म शिकागो सम्मेलन में? तो ये अमेरिका में हुआ था, ये 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में ये शामिल हुआ था स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद से याद रखना है क्या, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। देखिए 1863 में हुआ था, ये भाग लिए थे 1893 में, ठीक है। और 12 जनवरी से ही पूछा जाता है क्या राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ तो कोलकाता में, ये भी ध्यान रखना है। और विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था मालूम? नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। विवेकानंद के गुरु कौन था? रामकृष्ण परमहंस, है ना। ध्यान से सुनते जाना है सब चीज़ें। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। 3 डेट आ गया। जन्म हुआ था 1863 में, और 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में ये भाग लिए थे। 1897 में वहाँ से वापस लौटे तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, ठीक है।
और ये जो विवेकानंद को है स्वामी की उपाधि किसने दिया था, तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस याद रखना है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी इसका अर्थ होता है प्राथमिक बाजार में जनता की प्रतिभूतियों की बिक्री करना। नेक्स्ट है श्रीलंका और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पाक स्ट्रेट और डेस की खाड़ी के दूसरे ओर स्थित है। तो ये है मन्नार की खाड़ी के दूसरे ओर स्थित है। पाक जलडमरू मध्य जो है ये श्रीलंका और भारत के बीच है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पाक जलडमरू मध्य किस देश के बीच है ये भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना है, श्रीलंका और भारत के बीच है। नेक्स्ट है वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था 1854 में, ये बम्बई में किया गया था, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था, कहाँ, बम्बई में हुआ था, ठीक है, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देखिए सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति जो हुआ था ना 1818 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है, वो सफल हो गया, और ये वाला 1854 वाला ये सफल हुआ, ठीक है। इसलिए अगर सिंपल में भी अगर ऑप्शन नहीं रहे 1818, अगर पूछ ले जाए भारत में सूती कपड़ा मिल की स्थापना पहली बार कब हुआ, तो 1854 में हुआ, बम्बई में हुआ, ये याद रखना है। नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है। अब किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है, तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है ना, यानी कि रक्त स्त्राव होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, अस्कर्बी रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वासी योरकर रोग होता है, ठीक है। अब विटामिन से के बारे में उसका पूरा करते हैं, इसका पूरा कुंडली जानते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, इसके बारे में विटामिन से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अगर विटामिन से पूछा तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए विटामिन की खोज किसने किया था, तो कासिमिर फंक ने किया था, कब, 1912 में किया था, ठीक है। विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने 1912 में किया था। विटामिन ए की खोज किसने किया, और विटामिन बी का खोज दोनों का किया था मैकुलन, ठीक है। विटामिन ए और बी दोनों की खोज किया मैकुलन ने किया था। विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था, होलकट। विटामिन डी का हॉपकिंस। विटामिन ई का खोज इवांस कैथरीन, है ना, विटामिन ई इवांस, ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रखना है, ई इवांस, है ना, विटामिन ई का खोज इवांस ने किया था, ठीक है। और विटामिन के का खोज किया डेम ने, विटामिन के की खोज डेम ने किया था, ठीक है। अब विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है ना, जैसे आपको पूछ देगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, बी का, सी का, ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम है क्या, कैल्सीफेरॉल, है ना, और विटामिन ई का जो मुख्य विटामिन है उसका बता रहे हैं, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। विटामिन ए का है टोकोफेरोल, ठीक है, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनिन, कीनोन, ठीक है। याद कैसे रखना है, आपको याद भी रहेगा, देखिए इसको याद रखना है, इसे रथ पर एक टोफी, एक लाइन याद रखना, रथ पर एक टोफी, पर को क्या है, साइलेंस रखना, ठीक है। रथ एक टोफी, है ना, रथ पर एक टोफी, रथ एक टोफी, रथ से क्या होगा, देखिए सब लगातार है, ए बी सी डी ई के, ठीक है। तो देखिए रथ से हो गया रेटिनॉल और थाइमिन, है ना, विटामिन ए बी समाप्त। रथ एक से हो गया विटामिन सी डी, एक से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, को से हो गया कैल्सीफेरॉल, ठीक है, रथ एक। अब टोफी यानी कि विटामिन ई और के, लास्ट वाला दो टोफी, है ना, टोकोफेरोल विटामिन ई का, और फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा हमेशा, कभी नहीं भूलिएगा, ऑप्शन के देखिएगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस सब विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है ये पूछा जाता है। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से हो गया रतौंधी। बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से, विटामिन बी की कमी से। अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। और रिकेट्स रोग या सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। और जो नपुंसकता होती है, जनन शक्ति का कम हो जाना, वो विटामिन ई की कमी से होता है ना, ई टेकोफेरोल की कमी से। और रक्त स्त्राव जो होता है विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन पूछेगा कौन कौन सा है, तो जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील है एडेक, है ना, ADEK, एडेक, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, तो घाव भरने में जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है विटामिन सी होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। सूर्य किरणों से जो
प्राप्त होता है कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखना है। तो विटामिन से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट है, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है। तो ये एलेसेंड्रो वोल्टा है ना। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये एलेसेंड्रो वोल्टा था, जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है। नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है, तो एक्टिनाइड है कौन सा, तो एक्टिनाइड है आपका क्यूरियम है ना, क्यूरियम एक्टिनाइड है। ठीक है, आप एक चीज़ देखते होंगे मेरे चैनल पे व्यू अभी कम जा रहा है, क्यों मालूम, इसके वजह है कि हम जो है ना सरकारी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब भी करते हैं तो टाइम कम मिल पाता है, और बिहार पुलिस का हम जो स्टडी नहीं करवा रहे थे है ना, बिहार एसएससी का स्टडी करवा रहे थे। आप देखिएगा चैनल में लिस्ट में जा करके, तो मात्र 10 दिनों से लगभग हम बिहार पुलिस में क्या स्टडी करवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये यूट्यूब क्या है, जिसमें आप जिस टाइप के वीडियो डालेंगे उसमें रिकमेंडेशन डालने में, यानी कि रिकमेंडेशन सब में भेजने में टाइम लेता है। ठीक है, उसमें जब 30 40 50 वीडियो हो जाता है तो भेजता है। ठीक है, इसलिए मेरे व्यू अभी कम जाता होगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत अभी 10 दिनों से ही आपका बिहार पुलिस के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब रेगुलर आपको स्टडी करवाएंगे शानदार तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टक जो है ऑक्टेव्स का सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक डेस तत्वों के अंतराल पर होते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए ऑक्टेव्स का नियम होता है, जो ऑक्टेव यहाँ से 2 3 4 प्रश्न है कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार के, ये 2 3 प्रश्न आपको मिलते ही मिलते रहेगा। ठीक है, अष्टक का नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, अष्टक का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व के गुण के समान होता है। ठीक है, 8वें तत्व के गुण के समान होगा, तो पहला तत्व जो 8वें के गुण के समान होगा, तो इसके बीच कितना अंतर है, 7 अंतर है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि अष्टक के नियम के अनुसार, न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार जो तीसरा तत्व है वो किस तत्व के समान होगा, तो ये होगा 10वें के समान होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, यानी 7 अंतर है। यही पूछा कि अंतर जो है एक समान भौतिक रासायनिक मतलब प्रत्येक तत्वों के अंतराल क्या होता है, तो ये 7 अंतर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 7 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से 2 3 प्रश्न याद रखना है। अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक नियम जो अगर पूछ लिया जाए कि चौथे तत्व किस तत्व के समान होगा, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए, 11वें तत्व के समान होगा। ठीक है, अष्टक नियम किस तत्व तक ये सक्सेस हुआ था, किस तत्व तक ये पाया गया योग्य, तो ये कैल्शियम तक पाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यूट्यूब जैसे कि रिकमेंडेशन नहीं डाल रहा है, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो डाल सकते हैं ना, आप लोग मतलब आप शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के पास बता सकते हैं ना, तो आपके द्वारा इसका हमारे वीडियो का व्यू जा सकता है अधिक से अधिक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है, तो लेंथेनाइड इसमें कौन सा मालूम, सेरियम जो है ये लेंथेनाइड है ना, सेरियम लेंथेनाइड है। नेक्स्ट है, मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका, तो मेंडलीफ जो है अपनी आवर्त सारणी में इसका सही नहीं कर सका स्थिति प्रदान, तो ये हाइड्रोजन का स्थिति सही प्रदान नहीं कर सका। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बारे में पूछा है ना, तो हाइड्रोजन से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन कौन सा आता है आपको बताते हैं। देखिए, हाइड्रोजन से याद रखना हमेशा क्या, सबसे हल्की गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं, ये ध्यान रखना है। कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। ठीक है, ब्रह्मांड में, सूर्य में और तारा में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, अच्छा, ये आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो ये दिया था हेनरी मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि ऑक्टेव नियम यानी अष्टक नियम, अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। पहला तत्व जो है 8वें के बराबर होगा, अंतर कितना होगा, 7 का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है, तो विटामिन में एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, चाहे जैसा भी पूछे। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड पीछे भी बताएं आपको। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक है ना, एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसके कारण जो कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है,
पटाखे का विस्फोट डैश होने के उदाहरण है। तो पटाखे का विस्फोट जो है किसके होने के कारण है, तो ये दहन होने का कारण है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन एक आध दो ऐसा रहता है ना जो आप कभी नहीं पढ़े, लेकिन आप सोच के है ना अपना जो कॉमन सेंस लगा के आप उसमें टिक कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, पटाखे का विस्फोट क्या कहलाता है, ऑप्शन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पटाखे का विस्फोट दहन होने का एक उदाहरण है, या तो शीघ्र गति होने का उदाहरण है, सड़न होने का उदाहरण है, बाष्पीकरण का उदाहरण है। आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा ये सब आंसर नहीं होगा, है ना, दहन होने का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, यानी कि अल्प विकसित अंग यानी जो पहले था लेकिन अब नहीं के बराबर है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, अपेंडिक्स है वो, है ना, अपेंडिक्स जो है अल्प विकसित अंग है। नेक्स्ट है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है, तो आप पढ़ें क्या, याद है आपको, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का ही दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल, है ना, एथेनोइक एसिड इसे ही कहा जाता है ना। सिरका जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, एथेनोइक एसिड हो गया ना। सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या तो इसको बोल सकते हैं क्या, एथेनोइक एसिड बोला जाता है। मेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो क्वेश्चन आता है ना कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेलिक एसिड पाया जाता है। चींटी में, है ना, लाल चींटी में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जामों में रिपीट हुआ है कई बार ये। सल्फ्यूरिक एसिड ये बैटरी में पाया जाता है, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 72, निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूपांतर, है ना, काया पलट में तीसरा चरण है, तो तितली के एक रूपांतर में तीसरा चरण जो है इसमें है ये प्यूपा, है ना, प्यूपा ये तीसरा चरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है, तो मांसाहारी पौधे से ना डायरेक्ट उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बस खाली ये पूछा जाए कौन सा पौधा मांसाहारी है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें बीनस फ्लाई ट्रेप ये मांसाहारी पौधा है। और भी याद रख लें दो आपको, एक होता है नेपेंथिस ये भी मांसाहारी पौधा यानी कीटभक्षी पौधा भी पूछे तो वही होता है। ठीक है, और सनड्यूज, है ना, सनड्यूज भी कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं, तो केनाइन दांत कितने होते हैं, तो 4 केनाइन दांत होता है। ठीक है, 4 केनाइन दांत होता है। आप आपको बताएं कि आप जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से इस टॉपिक से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको रिवीजन करना चाहिए और जो याद नहीं उसे याद करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे कि केनाइन जो है, देखिए मनुष्य का दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, एक इंसाइजर होता है ना, एक केनाइन होता है, एक प्रीमोलर होता है और एक मोलर होता है। ठीक है, 4 प्रकार का होता है। और जो इंसाइजर दांत है ये काटने के काम आता है। ठीक है, और ये जो केनाइन है ये फाड़ने के काम आता है। प्रीमोलर और मोलर ये जो है ये चबाने के लिए काम आता है। ये जो दांत होता है इंसाइजर 8 दांत होता है। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे। केनाइन दांत जो होता है वो 4 होता है ना, 2 ऊपर 2 नीचे आगे वाला। और जो प्रीमोलर है ये 8 दांत होता है और मोलर जो है ये 12 दांत होता है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 8 4 12, 8 20 और 12 32, टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ केनाइन का पूछा है 4। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए इंसाइजर कितना है, तो 8 है। प्रीमोलर की दांतों की संख्या 8 है। इंसाइजर और प्रीमोलर ये दोनों 8 है। और मोलर दांतों की संख्या 12 है। सबसे ज़्यादा कौन सा, मोलर। ठीक है, सबसे कम इसमें कौन सा, केनाइन कम सबसे कम, है ना। केनाइन 4 दांत है और इंसाइजर याद रखना है। ठीक है, इसलिए बार बार आपको रिवीजन करते हैं, रिपीट करवाते हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, और रिवीजन सबसे अच्छा होता है किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करने के लिए। रिवीजन सबसे अच्छा माध्यम होता है आपको आसानी से याद करने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे एकमात्र उपाय है रिवीजन। अधिक से अधिक प्रश्नों को जब भी आए क्वेश्चन आप सेट मारें, रूम में पढ़ें, तो क्या है जो क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। तो इंसाइजर हो गया 8, केनाइन 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मनुष्य जीवन काल में टोटल दांत कितना होता है, ठीक है, पूरे जीवन काल की बात करें तो 52 दांत होता है। ठीक है, कैसे, देखिए 20 दांत जो होता है 2 बार होता है ना, एक बार 20 दांत दूध के दांत जिसको बोलते हैं वो टूट जाता है, तो 20 फिर होता है दोबारा। ठीक है, तो 20 20 40 हो गया, टोटल होता है 12 32 में से 20 गया तो 12 बच गया, तो 12 ये होता है एक बार होता है, यानी 20 20 40 और 12 कितना हुआ, 52 दांत होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो है एनामेल। एनामेल कौन क्या होता है, जो दांतों की ऊपरी जो परत है सफ़ेद वाला वो एनामेल कहलाता है, वो सबसे कठोर पदार्थ है एनामेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं, तो बैटरी में क्या होता है, पीछे भी बताएं आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और ये
क्या है, अम्लों का राजा इसे कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप भी जानते होंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जो दवा कौन सा है, तो वो पेनिसिलिन है ना। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लुई पास्चर से भी क्वेश्चन आता है, क्या आता है, तो लुई पास्चर से क्वेश्चन आता है ना कि लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। ठीक है, आगे भी बताएंगे आपको। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की खोज किया था, ये कब किया था मालूम? ये 1928 में किया था। ठीक है, 1928 से एक क्वेश्चन और ये इसमें रिलेट कर दीजिए, कौन? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? तो जीव अंडज है मेढक, है ना, मेढक जीव अंडज है, यानी अंडा देने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने से होता है? तो चींटी के काटने से कौन सा होता है? लाल जो चींटी होता है, बिच्छू के डंक होता है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मेलिक एसिड किसमें? सेब में पाया जाता है, और मेलिक एसिड सेब में यानी फल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है और इसका सूत्र क्या है? NaHCO3। ठीक है, तो NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक तो आ गया आपको क्या, ये बेकिंग सोडा का पूछा जाएगा, और एक आता है क्या, खाने वाला सोडा। ये इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा, मालूम? खाने वाला सोडा इसी कहा जाता है। एक होता है धोवन सोडा। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? वो होता है Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, Na2, एक में H का H हटा तो यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मोटा मोटी सिंपल 2 क्वेश्चन ऐसे भी याद रखना है, और जब आपसे पूछा जाएगा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का? तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 में क्या? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने का ऐसा इकाई जो है वो डेसिबल है। ठीक है, आप ध्वनि से क्वेश्चन आता है कौन कौन सा? जैसे ध्वनि सबसे अधिक तेज गति से किस में चलता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम चलता है गति होता है गैस में। ठीक है, ध्वनि जो है वो किसी न किसी माध्यम में गमन करता है। ठीक है, निर्वात में गमन नहीं करता है। निर्वात में गमन करता है कौन? प्रकाश। ध्वनि कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। तो और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। याद कैसे रखना है? हमेशा याद रहेगा, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अब प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश प्रस्थ यानी अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और ध्वनि से क्वेश्चन ये आता है कि श्रव्य ध्वनि कौन सा है ना? अपश्रव्य ध्वनि कौन सा है? कि जो आवृत्ति होता है उसके किसके बीच होता है? तो होता है एक अपश्रव्य ध्वनि, एक श्रव्य ध्वनि, एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। तो अपश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, और श्रव्य ध्वनि जो मानव सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। अब पराश्रव्य ध्वनि जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट है, डेस के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? पास्कल का सिद्धांत के अनुसार होता है। पास्कल के सिद्धांत के अनुसार दबाव प्रति इकाई। अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि जब दबाव की बात आए तो आपको याद अगर नहीं रहे, दबाव से रिलेटेड जब भी आए तो आंसर पास्कल कर देना। ठीक है, दबाव यानी कि हाइड्रो प्रेशर ये सब का आए क्वेश्चन तो आपको पास्कल वहाँ अगर देखे ऑप्शन में तो टिक कर देना। जैसे कि दबाव के एसआई इकाई क्या है तो वो पास्कल ही आंसर करना। ठीक है, नेक्स्ट है, चेचक का पहला टीका जो है किसने खोजा था? चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर, दुनिया का सबसे पहले टीकाकरण की खोज किसने किया था? तो यही किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। और किस टीके की खोज किया था? तो चेचक के टीके की खोज किया था। ठीक है, लुई पास्चर किस टीके की खोज किया था? तो लुई पास्चर ये रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, रही बात अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है,
मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के किस में? तो अंडाशय में निषेचन होता है। ठीक है, और यहाँ दो क्वेश्चन आता है पुष्प वाले में। एक आता है ना, पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर, है ना, पुंकेसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि फूल के मादा प्रजनन अंग कौन सा है? तो फूल के मादा प्रजनन अंग है जायांग। ठीक है, अब ये सब बायोलॉजी के क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी हार्ड भी रहती है बायोलॉजी के, तो इसे याद कैसे, आसान कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन अगर जब भी आएगा ना आपके कि फूल का पुष्प का नर अंग, तो नर यानी पुरुष, पुरुष पुंकेसर, पुरुष पुंकेसर, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। ऐसा हम याद करवाएंगे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, खटाक से आपको दिमाग में आ जाएगा यही होगा। ठीक है, तो पुंकेसर पुष्प का नर अंग जो होगा यानी कि पुरुष वाला पुंकेसर, और जो मादा अंग हो, मादा मतलब देहाती में क्या बोलते हैं? देखिए याद करने के लिए बस आपको याद करवाते हैं। ठीक है, जन्नी, जन्नी है ना, बोलते हैं जन्नी जायांग, यानी मादा वाला क्या होगा? फूल के मादा प्रजनन अंग जायांग, जायांग यानी जन्नी में। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है, तो पुरुष में पुंकेसर है ना, नर वाला पुंकेसर, और जन्नी में जायांग है ना, मादा जनन अंग जायांग। ठीक है, तो आपको याद रहेगा इसे। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता, ये योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये कथन है किसका? योग्यतम की उत्तरजीविता, तो ये कथन है किसका मालूम? ये चार्ल्स बेबेज दिया यहाँ। तो चार्ल्स बेबेज है ना, एक तो हालांकि ये नेचुरल सिलेक्शन का दिया था किसने? सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था किसने? तो वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, चार्ल्स बेबेज से क्वेश्चन और याद आ रहा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, अब यह आता है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के क्वेश्चन। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को क्या किया था? सीवी रमन जो है भारतीय वैज्ञानिक है फिजिक्स के, ये रमन प्रभाग की खोज किया था, और 28 फरवरी को ये इनको आइडेंटिफाई किया गया था 28 फरवरी को, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1930 में दिया गया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है जनसंख्या के मामले में? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है कौन सा? तो ये मालदीव है जनसंख्या के मामले में। अगर ऐसे पूछे कि सबसे कम सीमा किसका लगता है, तो वो लगता है किसका? अफगानिस्तान का, भारत के साथ। ठीक है, जनसंख्या के सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। भारत में जनसंख्या पहली बार कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, और नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? 1881 से लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट है, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? टॉकी मतलब क्या? टॉक मतलब बात करना, यानी कि बोलती फिल्म के बारे में पूछा रहा है। बोलती आलम, बोलती आलम, बोलती आलम आ रहा। ठीक है, और एक आता है भारत का पहला फिल्म यानी मूक फिल्म। तो भारत का पहला फिल्म है वो राजा हरिश्चंद्र है। ठीक है, तो ये यही दो है जो आपको कन्फ्यूजन करेगा, आलम आरा और राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, पहली फिल्म में दोनों है, पहली बोलती, बोलती यहाँ करना आलम, बोलती आलम, बोलती आलम आरा, और पहला मूक फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, अच्छा, भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मालूम? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, चेंजिंग इंडिया यानी बदलते भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अपने कौन? मनमोहन दास, है ना, मनमोहन सिंह। इसका करेक्ट आंसर है मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह से क्वेश्चन ये आता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का जो कौन माना जाता है प्रणेता? तो उदारीकरण का जो जनक माना जाता है ये मनमोहन दास को ही माना जाता है। ठीक है, अच्छा, नरेंद्र मोदी की एक पुस्तक आपको याद होगा, कौन सा मालूम? ये होगा एग्जाम वॉरियर, है ना, एग्जाम वॉरियर की पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी। शशि थरूर से एक पुस्तक याद करते हैं, कौन सा? तो मैं हिंदू क्यों हूँ, पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। और एपीजे अब्दुल कलाम से कौन सा है? तो अग्नि की उड़ान और इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020, ये सभी के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, जिसका नाम क्या है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? तो परम 8000 है ना, किसने किया था? तो विजय भाटकर ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है 1991 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, पैठनी साड़ी देश राज्य से संबंधित है। तो पैठनी साड़ी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का। ठीक है, पैठनी साड़ी महाराष्ट्र का है। ठीक है, और नुहाबा शोभा बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान मुख्यमंत्री अभी कौन है?
एकनाथ शिंदे है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? अभी नया राज्यपाल बना है, अभी जुलाई 2024 में, है ना। नया राज्यपाल जो झारखंड का था उसको यहाँ का महाराष्ट्र का बना दिया सीपी राधाकृष्णन को, है ना। तो महाराष्ट्र का राज्यपाल अभी कौन है नया? करंट अफेयर में याद रखना, सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है? तो जैव शब्द जुड़ा हुआ है किसके? मुक्केबाजी के साथ, ठीक है। मुक्केबाजी में सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है मालूम भारत में? तो वो है मेरी कॉम, है ना। 6 बार की विश्व चैंपियन विजेता है मेरी कॉम, MC मेरी कॉम। कहाँ की है वो? मणिपुर की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये भारत का तैरता हुआ पार्क है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ पार्क। ये कहाँ है? तो ये है भैया कहाँ? तो ये है मणिपुर में, मणिपुर में, ठीक है। ये याद रखना है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ मणिपुर में, ठीक है। अच्छा, ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ है? ये सिमलीपाल है उड़ीसा में, और ये एराविकुलम ये है केरल में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये है असम से, ठीक है। असम से क्या याद रखना है? कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। एक सिंह वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? तो कॉक्स शब्द जो है ना ये जुड़ा हुआ किससे मालूम? नौका दौड़ से, ना। कॉक्स नौका दौड़, कॉक्स नौका दौड़ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने तंबाकू और गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तेलंगाना राज्य ने लगा दिया है। अब यहाँ 2 शब्द आया है, ठीक है। दोनों से एक एक क्वेश्चन याद रखेंगे। तंबाकू है, यानी कि विश्व तंबाकू दिवस कौन सा कब मनाया जाता है? 31 मई को। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को हुआ था। सबसे नवीनतम राज्य जो है, नया राज्य तेलंगाना है, 2 जून 2014 को गठन हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? तो सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण ये किया है कहाँ? नेवादा में, अमेरिका के एक शहर है नेवादा में किया है, ठीक है। अच्छा, अब परमाणु परीक्षण की बात आई है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिवीजन कर लेते हैं, जो पूछा जाता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट है 98, क्वेश्चन नंबर 98 में कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो ये है भैया 39वां, है ना, 39वां स्थान है। नेक्स्ट है शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है ना? उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये मिला चंद्रकांत सतीजा को मिला है, चंद्रकांत सतीजा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? तो ये बने पी श्याम निखिल, है ना, पी श्याम निखिल बने ग्रैंड मास्टर, ठीक है। अच्छा, ये ग्रैंड मास्टर का नाम सुने, ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है, किस खेल में ये मिलता है ग्रैंड मास्टर की उपाधि? तो ये शतरंज में मिलता है, ठीक है। और शतरंज खेल की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ? तो अपना भारत में ही हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 5 होता है समाप्त। मिलते हैं सेट नंबर 6 के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।